अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सख्त फैसले सामने आ रहे हैं। सिंध हुकूमत मुसलसल सख्त इकदाम उठा रही है। पहले सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का फैसला किया और अब आज सिंध हुकूमत ने रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक तमाम दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आज भारत से भी बड़ा ऐलान सामने आया है। अब से कुछ देर पहले भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। भारत ने पूरे मुल्क में 21 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। भारत की 1 अरब 20 करोड़ की आबादी अब मुकम्मल लॉकडाउन में होगी। पाकिस्तान में भी इस वक्त लॉकडाउन है, जबकि सिंध में लॉकडाउन का दूसरा दिन है। मगर अभी सिंध हुकूमत मुतमईन नहीं हो रही है कि अवाम बात नहीं मान रहे हैं और सिंध हुकूमत ने मजीद सख्ती का फैसला कर लिया है। अब से कुछ देर पहले सिंध के वजीर इत्तलात आसिफ हुसैन शाह का बयान सामने आया, जिसके मुताबिक सुबह 8 से रात 8 बजे शहर में मौसर लॉकडाउन करने की हिदायत की है, जबकि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक तमाम दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे, जबकि अस्पताल 24 घंटे काम करते रहेंगे। आसिफ हुसैन शाह ने बताया कि वजीर आला सिंध ने शोबा बैंकिंग को सिर्फ जरूरी ब्रांचेस खोलने की हिदायत की है। सिंध हुकूमत मुसलसल सख्त फैसले कर रही है। क्या वजह हुई कि 24 घंटे के अंदर इसको मजीद लॉकडाउन को सख्त किया गया है? सिंध के वजीर इत्तलात आसिफ हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपका बयान हमने आवाम को बताया, क्या वजह हुई है कि और ज्यादा सख्त कर रहे हैं आप लॉकडाउन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखिए, ये बड़े सख्त फैसले हैं और हमने खुशी से नहीं किए, लेकिन अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और बचाव के लिए किए हैं कि वो खुद भी बचें, अपनों को भी बचाएं। लॉकडाउन पे बहुत अच्छा असर हुआ है, उसका बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी शिकायत है कि 20-25% इस पर अमल नहीं हुआ। इसीलिए उसको मजीद बेहतर करने के लिए ये कहा गया है कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सिवाय हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर्स के बाकी सब बंद होंगे, और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक जो ग्रोसरी, जनरल स्टोर या परचून की दुकानें या जो पहले जिनको इजाजत दी गई थी वो खुले रहेंगे। और जो लोगों ज्यादा भीड़ करते हैं उन पर ज्यादा सख्ती की जाएगी। हमने आपके तवस्सुत से भी मैं अर्ज कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदारा खुद भी बचें, अपनों को बचाएं। जो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हेल्थ एडवाइजरी है उस पर अमल करें और घरों में रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ ना करें। तो शाह साहब, क्या इवेंचुअली आप फिर क्या कर्फ्यू की तरफ भी जा सकते हैं अगर अवाम बिल्कुल भी आप कह रहे हैं कि 20 से 25% अवाम अब भी नहीं मान रहे, और आप दुरुस्त कह रहे हैं, अवाम की जिम्मेदारी है अपने घर वालों का ख्याल करें, घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल करें कि किसी को अगर लग गया तो पूरी फैमिली को मुतासिर हो सकती है। किस तरफ जाएगी फिर सिंध हुकूमत? बिल्कुल, फिर हम लोग कर्फ्यू की तरफ जाएंगे और उसमें हमने पहले भी पाक फौज के लिए लिखा है, उन्होंने हमें सपोर्ट भी की है। हमने कोर कमांडर साहब से भी इसमें मीटिंग की थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने, और जिसमें सब लोग हमारे साथ शामिल थे। पीटीआई के जैसे गवर्नर साहब ने, वफाक के नुमाइंदे और दीगर सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी सीएम साहब ने एतमाद में लिया, उन सब से मीटिंग की, उनकी मशावरत से ही हमने लॉकडाउन का फैसला किया था। उसमें भी अक्सरियत राय यही थी कि कर्फ्यू की तरफ जाया जाए, और बल्कि जैसे आम वही आ रहा है कि कर्फ्यू नहीं है, इट्स केयर फॉर यू, इनके लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन हमें अगर एक आध दिन और देखते हैं, नहीं तो फिर सर कर्फ्यू की तरफ जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह वज़ीर इत्तलात सिंध कह रहे थे कि अगर अब अवाम ना माने तो कर्फ्यू की तरफ सिंध हुकूमत जाएगी। मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, ज़बरदस्ती बंद करा दिया जाएगा। अभी अवाम मान लें, मज़ीद सख्ती कर दी गई है हुकूमत ने। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी लॉकडाउन के हवाले से आज वज़ीर आज़म से बड़े सख्त सवालात किए हैं जर्नलिस्ट ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले हम मुआशी प्लान रख देते हैं जिसका आज ऐलान कर दिया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से। अवाम को इसका बड़ा इंतजार था, बिजनेस कम्युनिटी को बड़ा इंतजार था। साथ ही स्टेट बैंक की मॉनिटरी कमेटी ने शरह सूद में 1.5% की कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद शरह सूद अब 11% हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर साथियों से बात करते हुए मुआशी प्लान का ऐलान किया। 200 अरब रुपए मजदूर तबके के लिए मुख्तस किए गए हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फौरी रिफंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है कि गरीब तबके के लिए 150 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 4 माह तक हर खानदान को 3000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 150 अरब रुपए, गंदम की खरीदारी के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। सबसे बड़ा ऐलान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया गया है। पेट्रोल और डीजल की
फी लीटर कीमत 15 रुपए की कमी कर दी गई है और इसका इतलाक आज रात 12 बजे से हो जाएगा। 15 रुपए की कमी कर दी गई है पेट्रोल की कीमत में। ये बड़ा ऐलान है, बहुत ज़्यादा तवक्को की जा रही थी और ये बड़ा अच्छा काम वज़ीर आज़म ने किया कि बजाय इसके कि इंतज़ार किया जाता, फौरी तौर पर ऐलान किया गया। इमरान खान ने ऐलान किया वज़ीर आज़म ने कि बिजली और गैस के छोटे सारिफीन 3 माह की किस्तों में बिल अदा कर सकेंगे। मेडिकल की सहूलत के लिए 150 अरब रुपए और एनडीएमए के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स कम किया जाएगा या फिर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज का ऐलान 3-4 दिनों में किया जाएगा। इस हवाले से काम किया जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म ने मंगल ही के दिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पैकेज के भी ऐलान की बात की थी, मगर अब कहा है कि वो 3-4 दिन बाद किया जाएगा। ये था वफाकी हुकूमत का मुआशी प्लान जो हुकूमत ने कोरोना वायरस के असरात से बचने के लिए तैयार किया है। किस हद तक ये इंडस्ट्री के लिए रिलीफ है, किस हद तक मईशत के लिए और गरीब तबके के लिए रिलीफ है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट आरिफ हबीब साहब भी मौजूद हैं। उन दोनों से इस हवाले से बात करेंगे। पाशा साहब, मैं पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, स्टेट बैंक ने शरह सूद भी कम कर दी जिसके लिए आप बार बार कह रहे थे और पैकेज भी हुकूमत ने अनाउंस कर दिया है, कैसे देख रहे हैं आप? अब मैं समझता हूं कि अगरचे ये काफ़ी नहीं है मगर दिस इज़ अ राइट स्टेप और ये राइट डिसीजन है एंड वी वेलकम इट। और आप किस लिए कह रहे हैं कि काफ़ी नहीं है? इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि हुकूमत को खुद को बड़ा फिस्कल स्पेस मिलता अगर शरह सूद ज़्यादा कम होती और बेहतर फैसला होता? और तेल की कीमतों के हवाले से भी आप बताइएगा, वो क्या मुनासिब कमी की गई है जो 15 रुपए की गई है? जी, मेरा तो ख्याल यही था कि इससे कुछ ज़्यादा होता तो आपको और स्पेस मिल जाता और इससे फ़ायदा ये भी होता कि जो इस वक्त कर्ज़े जो हैं उनका बोझ हद से ज़्यादा हो चुका है हमारी इंडस्ट्री पर, ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर पर, तो उससे कुछ रिलीफ मिलती है। अलबत्ता कुछ ये भी कहा गया है कि शायद लोन्स की रीपेमेंट को आगे कर दिया जाए, इसके भी डिटेल्स अभी तक नहीं आए हैं। अगर ये होता है तो इससे यकीनन फ़ायदा होता है। ये चीज़ हमें ख़ास तौर पे छोटे जो हमारे शोबे हैं, एसएमईज जिसे हम कहते हैं, उनके लिए जो 100 अरब का पैकेज अनाउंस किया गया है उसके भी कोई डिटेल अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। किस तरह उनको सपोर्ट किया जाएगा, इसलिए कि वहाँ बहुत से जो वर्कर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं और उनको कैजुअल वर्कर्स होते हैं, उनको शायद निकाल देंगे। तो इसलिए हमें ये चीज़ देखना है कि कैजुअल वर्कर्स कहीं निकले ना। अलबत्ता आपके जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ आपने किया है, मगर आपके जो डे टू डे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है, उनका भी ख्याल करना है। और शरह सूद के हवाले से बताइएगा, आपको लगता है कि पिछले हफ्ते जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थी उसी में कर देते? हालांकि उन्होंने इंदिया दिया था कि दोबारा भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास हो सकता है, मगर एक हफ्ते के अंदर दोबारा करना पड़ा। इसी वजह से सवाल उठ रहा है कि स्टेट बैंक ने सिचुएशन को सही रीड ही नहीं किया था, फिर प्रेशर पड़ा, तनकीद हुई और अब करना पड़ गया उन्हें 150 बेसिस पॉइंट का। जी, ये मुनासिब सवाल है आपका। देखिए, बात यह है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आया है और सिर्फ 0.75% जो कम किया गया, उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि बिल्कुल वाज़े तौर पर वो स्टेटमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का ये कह रहा था कि कोरोना वायरस से अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पर कोई ख़ास बुरा असर नहीं पड़ेगा। और ये एक तरह से एक ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी के नतीजे में वो डिसीजन लिया गया। अब 3-4 दिन के बाद आप देखें किस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तकरीबन हम खुदा न खास्ता कल परसों तक 1000 केसेस तक पहुंच जाएंगे। अब एहसास हो रहा है कि हालात ख़राब हो सकते हैं। तो यकीनन जो पहला स्टेटमेंट आया कुछ एक हफ्ता पहले वो नामुनासिब था, सोचे समझे बगैर नहीं था और अल्लाह के फजल से बात यह है कि उन्होंने बदल लिया है। एक सेंटेंस ज़रूर लिखा था कि हालात अगर तब्दील होते हैं तो हम अपनी पॉलिसी बदल सकते हैं और उसको देखते हुए उन्होंने बदल लिया है। ये अच्छी बात है। आरिफ साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज के फैसलों को? आई थिंक ये बहुत ही खुशाइंद बात है, खुशाइंद डेवलपमेंट है एंड इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये हम ये पैकेज दे रहे हैं और इस पे हम
बहुत ज़्यादा हमने कंसिडरेशन करके और तमाम स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करके ये पैकेज ला रहे हैं। आई बिलीव कि ये इंटरेस्ट रेट का जो है वो 150 बेसिस पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट के बाद जो है वो गिराना, आई थिंक वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये इन्फ्लेशंस के नंबर जब और नीचे आएंगे तो ये मज़ीद जो है वो इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में जो है वो कम होंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो पेट्रोल की प्राइस भी उन्होंने आज ही अनाउंस कर दी। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी कमी की, लेकिन उसको जो है वो नदीम बाबर साहब ने एक्सप्लेन किया कि हम 45 डेज़ के लेग पर चलते हैं तो गोइंग फॉरवर्ड जो है मज़ीद जो है वो कम होंगी। फिर एक्सपोर्टर्स के लिए पैकेज देना और मुख्तलिफ और एरियाज़ के लिए जो है वो पैकेज का अनाउंसमेंट, जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी और मार्केट जो चाह रही थी, आई बिलीव कि वो गवर्नमेंट ने जो है वो इस अनाउंसमेंट से जो है वो अचीव किया है। और उम्मीद है कि इसमें मज़ीद जो है वो जैसे जैसे ज़रूरियात होंगी वैसे चीज़ें आएंगी। एक बात सिर्फ जो मेंशन नहीं हुआ वो कैपिटल मार्केट के बारे में जो है वो मेंशन नहीं हुआ है। हालांकि ये सारी डिस्कशन हुई है और इसके अंदर ये जो है इस किस्म की यकीन दहानी हुई थी कि कैपिटल मार्केट के सिलसिले में भी कुछ इक़दाम जो है वो अनाउंस किए जाएंगे। तो आई बिलीव कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इनके साथ इंगेज होगा और इनसे बात करेगा कि कैपिटल मार्केट को क्यों इग्नोर किया गया। पर हुकूमत पर तनकीद बार बार होती है कि टाइम पर फैसले नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी फैसले नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जिस तरह सूरत हाल बदल रही है कोरोना वायरस की वजह से, मुआशी पैकेज के लिए भी मंगल तक का इजलास कराया और स्टेट बैंक ने भी पिछले हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी, नहीं किया, 75 बेसिस पॉइंट कमी की और फिर आज 150 बेसिस पॉइंट की। अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए भी बेहतर होता कि पिछले हफ्ते ही अगर ये अनाउंसमेंट कर दी होती और ग्राउंड रियलिटीज को देखा होता उन्होंने। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बेहतर होता। और आई बिलीव कि उस वक्त अगर वो टोटल जो है वो 200 बेसिस पॉइंट भी करते तो तमाम मार्केट्स और स्टेक होल्डर्स जो है वो जो है वो मुतमईन हो जाते। लेकिन अब ज़ाहिर है ये 225 बेसिस पॉइंट नेट बेसिस पे है। तो ये है कि डेफिनेटली उनकी भी लिमिटेशंस को जो है वो हमें समझना चाहिए कि उनके कुछ खदशा आते हैं अबाउट वैल्यू ऑफ रुपी के सिलसिले में और कुछ जो हम हॉट मनी की बातें करते हैं उसके बारे में। लेकिन जिसकी मुझे जो है वो यकीन है और वो ये है कि जो प्रोस्पेक्टिव इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कम होगा। जो ऑयल प्राइसेस तो हैं ही, लेकिन दूसरी कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी जो हैं वो उनमें भी जो है वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड जब ये ट्रांसलेट होगा इनटू एक्चुअल प्राइसिंग तो वो इन्फ्लेशन में जो है वो एक सूदिंग इफेक्ट लाएगा और उससे फिर आई बिलीव कि फर्दर लोगों में जो है उम्मीद पैदा होगी कि जो है मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होंगे और उसकी वजह से लोगों को हौसला आएगा, ख़ास तौर पे जो अभी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं। क्योंकि लास्ट जो अनाउंसमेंट था मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट, उसमें वो नई इन्वेस्टमेंट के बारे में बात ज़्यादा हो रही थी। जो इस वक्त ये इन्वायरमेंट नहीं है नई इन्वेस्टमेंट का। इस वक्त तो ये है कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ जो है एक्सपेंशन में गई हैं, जिनकी ऑलरेडी पोजीशंस हैं, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी वर्क फोर्स को, अपनी जो है एम्प्लॉइज़ को अच्छे तरीके से जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो इस चीज़ का जो है वो आई थिंक आज की इन सब बातों में जो है वो नज़र आता है कि उनको ये बात का एहसास है। बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब। पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तरफ ये मसला है, ये मामला है, हुकूमत ने फाइनली मुआशी पैकेज का फैसला किया, मगर दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मुल्क में लॉकडाउन के हवाले से फैसला नहीं कर पा रहे हैं। वो फैसला नहीं करते हैं, तकरीर कुछ और करते हैं और उन्हीं की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुछ और कर देती है। आज भी मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म से बड़े सख्त सवालात हुए। वज़ीर आज़म कभी लॉकडाउन और कर्फ्यू को कंफ्यूज करते रहे, कभी लॉकडाउन और कर्फ्यू में फ़र्क बताते रहे, कभी कहते रहे कि जी सिंध में कर्फ्यू लग गया है, हालांकि सिंध में अभी तक कर्फ्यू नहीं लगा है। अब जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने पूरे भारत में कर्फ्यू लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, सिंध हुकूमत कह रही है कि हमने अपना लॉकडाउन मज़ीद सख्त कर दिया है, कर्फ्यू की तरफ भी जा सकते हैं, मगर वज़ीर आज़म ना फैसला कर पा रहे हैं, इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं। फैसले कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, इस सब पर बड़े सख्त सवालात का आज वज़ीर आज़म को सामना करना पड़ा। जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि मैं ही फैसले करता हूं सारे, और फिर तनकीद हो रही है कि फैसलों में इतनी कन्फ्यूजन क्यों है।
रेलवे के हवाले से भी सिंध हुकूमत कहती रही कि रेलवे भी बंद कर दें, नहीं किया गया। शेख रशीद कहते रहे कि जी ये वज़ीर आज़म का इख्तियार है अगर उन्होंने रेलवे बंद करनी है। फिर आज ऐलान किया गया तो कहा गया कि रात 12 बजे से बंद की जाएगी, जिसकी वजह से रेलवे पर रश लग गया। और फिर हुकूमत ने यही तनकीद की कि इतना रश लग गया है जिसमें कोरोना वायरस फैल सकता है। इटली में जब कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की तादाद में इजाफा हुआ तो इटली की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले शुमाली इलाके में लॉकडाउन का फैसला किया, मगर ये मनसूबा लीक हो गया तो लोगों में अफरा तफरी फैल गई। रेलवे स्टेशन पर लोगों का रश लग गया, बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियों में सवार होकर जनूबी इलाके की तरफ जाने लगे और इस अफरा तफरी के नतीजे में कोरोना वायरस इटली के जनूबी इलाके में भी फैल गया। जरा सी बेहतियाती की वजह से वो लोग भी मुतासिर हो गए जो जनूबी इलाके में महफूज थे। और आज हुकूमत ने ट्रेन सर्विस बंद करने का ऐलान किया और कहा कि रात 12 बजे से बंद होगी, जिसकी वजह से रश लग गया। बहुत ज़्यादा हुजूम स्टेशन पर हो गया, जो पिछले दिनों ही इस अनाउंसमेंट के बाद के ट्रेनें कम कर दी गई हैं हो गया था, वो आज और ज़्यादा बढ़ गया। इस हवाले से वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब ये अजीब कन्फ्यूजन है, आप इस बात के हामी थे या वज़ीर आज़म नहीं मान रहे थे या आप नहीं मान रहे थे? किस बुनियाद पर फैसला हुआ, किसने फैसला किया अचानक के ट्रेन बंद करनी? नहीं जी, हम तो इसके हामी थे। सिर्फ ये बात है कि 142 ट्रेनें एट ए टाइम बंद करना बहुत मुश्किल काम है। इनके लोकोमोटिव को महफूज रखना, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बचा के रखना, फिर 6-7 बिलियन रुपीस पहली तनख्वाह देनी, 2 लाख 1 लाख लेबर है, 2 लाख पेंशन वाले हैं। सो ये सारी सूरत हाल पहले हमने 12 बंद की, फिर 40 बंद की। लेकिन जब आप लोगों ने बहुत शोर डाला कि कराची में बहुत दाम बिक गया और बड़ा लोग जो हैं वो छतों पे चढ़ गए हैं, फिर हमने सारी बंद कर दी बजाय 40 बंद करने के। अगर 40 बंद ना करते तो फिर कहते जी वायरस शायद हमने फैला दिया। सो बजाय 40 बंद करने के हमने 140 की 140 ही बंद कर। तो शेख साहब फिर पहले ही कर देते जब सिंध हुकूमत भी कह रही थी, और अगर करनी थी तो फौरी तौर पर बंद कर देते। आपने रात की अनाउंसमेंट की और रश लग गया और नहीं फैल गया हो गया कोरोना वायरस? देखिए मेरे ख्याल में इतना भी नहीं फैला, अल्लाह रहम करे, अल्लाह मुझे मेरी मुंह में खाक। अगर इसको कंट्रोल किया जा सके, असल मसला ये है कि आप देखो गरीब लोग हैं, अब 15-15 दिन की छुट्टियां हैं लोगों को, 20-20-30 दिन, किस तरह वो बेचारे सड़कों पे रहेंगे। हमारी ट्रेन पे आज हमने पुलिस यूज की है कि भी छतों पे कोई ना चढ़े। DSS को कहा कि तुम्हें मुअत्तल कर देंगे अगर छतों पे कोई आदमी नजर आया। अब आबादी इतनी है, सारा ट्रैफिक हमें तो शाह साहब ने, नामुराद शाह साहब ने हमें एतमाद में लिया लॉकडाउन करते हुए। नासिर शाह साहब का कल फोन आया, हमने कहा भी कल हम फैसला कर रहे हैं। हमें अगर ये थोड़ा सा लेते तो हम अपनी ट्रेनें कराची ले जाते, एक दफा ही सारे लोग वहां से निकाल लेते। हमारे रश जो है कराची जाने का नहीं है, कराची से आने का है। यहाँ ट्रेनें नॉर्मल है, 70, 80, 90 या 100% पे हैं। एक तो वहां से कराची से 200% पे ट्रेनें हैं। अब कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, फ्रेट तो हम चला रहे हैं, हमारी 10 से 13 ट्रेनें या 15 ट्रेनें सुबह फ्रेट की वो उसी तरह चलेंगी, क्योंकि सामान आना है, दालें आनी है, पेट्रोल आना है, फिर यूरिया आना, सारी चीजें आनी है। सो इस सारी सूरत हाल में हमने पैसेंजर को बंद कर दिया। फ्रेट जो है जी वो सुबह से चलेंगे। सिंध हुकूमत यानी आज रात से ये वफाक भी कह रहा है कि बताए बगैर क्या, सिंध हुकूमत तो बार बार कह रही थी भाई हमने लॉकडाउन करना है, सब लॉकडाउन कर दें तो बड़ा अच्छा है। वफाक नहीं मान रहा था। जब सिंध हुकूमत अनाउंस करने वाली थी उससे आधे घंटे पहले वजीर आजम आ गए कि जी लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, मगर जब सिंध हुकूमत ने कर दिया तो 24 घंटे के अंदर अंदर पंजाब ने भी कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी कर दिया, आज आप लोगों ने उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ट्रेनें भी बंद कर दी। तो ये वजीर आजम के कहने पर हुआ है आज या आपके कहने पर हुआ है? किसका अल्टीमेट इख्तियार तो वजीर आजम का, किसने किया ये अचानक? देखें ये चेयरमैन ने किया और ये वजीर आजम की हदायत पे ही होता है सारा कुछ, उसकी हदायत के बगैर तो नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही तनकीद वफाकी हुकूमत पर बार बार हो रही है कि ना फैसलों में तसलसल है, ना फैसले फौरी तौर पर किए जा रहे हैं। फिर वजीर आजम कभी लॉकडाउन के खिलाफ बात कर देते हैं, कभी उसे कर्फ्यू कह देते हैं, फिर फैसले वही कर देती हैं उनकी हुकूमतें सूबाई, जो सिंध हुकूमत ने किया होता है। तमाम तर हुकूमती इंतजाम के बावजूद मुसलसल कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता 14 दिनों में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 900 से ज़्यादा हो गई है। साथ ही अमवात की तादाद 7 तक पहुँच गई है, जबकि 6 मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। कोरोना के मुसद्दिका केसेस के साथ कोरोना के मुश्तबा केसेस की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है और ये तादाद अब 7000 से ज़्यादा हो गई है मुश्तबा केसेस की, जिन्हें में मुमकिना तौर पर कोरोना हो सकता है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुश्तबा अफराद की तादाद 7736 हो गई है। अब ये बात वाज़ेह हो कि 3 दिन पहले उन्होंने बताया था 21 मार्च तक ये तादाद 4064 थी, फिर 3 दिनों में तादाद
3000 से तजावुज कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान में 4046 जो हैं वो सस्पेक्टेड केसेस हैं। इस वक्त सस्पेक्टेड केसेस हैं वो 5650 और इनमें तकरीबन 1604 का इजाफा हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। जो हमारे सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं इस वक्त वो 7736 लोग हैं जी। ये इजाफा क्यों हो रहा है? हुकूमत पाबंदियां लगा रही है, फिर भी क्यों हो रहा है? अवाम किस तरीके से इसके फैलाव का बाइस बन रही है और कितनी बड़ी अवाम की जिम्मेदारी है? हम आपके सामने ऐसे वाकयात रखेंगे जिसमें अवाम की वजह से ये वायरस फैला और क्यों अवाम को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। एक ब्रेक। सूबाई हुकूमतें पाबंदियां तो लगा रही हैं मगर मुसलसल बेएहतियाती की शिकायत सामने आ रही है, अवाम की तरफ से बेएहतियाती। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में एक साथ 6 कोरोना वायरस के केसेस की तस्दीक हुई क्योंकि इस्लामाबाद में 6 गैर मुल्कियों समेत 13 लोगों की जमात तबलीग कर रही थी। पहले एक गैर मुल्की में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, फिर उसके बाद जब मजीद टेस्ट किए गए तो 13 अफराद की तबलीगी जमात में 6 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। इस हवाले से पुलिस ने पूरे इलाके को क्वारंटीन में तब्दील कर दिया और पूरे इलाके के लोगों का टेस्ट करवाया जा रहा है। अहम बात यह है कि मुल्क में कोरोना वायरस सामने आने के बाद लाहौर में तबलीगी इज्तिमा हुआ जिसमें बैरून मुल्क से भी लोग शरीक हुए और अब पता चला कि फ़लस्तीन में 2 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इन दोनों अफराद ने पाकिस्तान में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की थी। फिर उसके बाद वो जहाज़ पर सफ़र करते हुए गज़ा पहुँचे और फ़लस्तीनी हुकाम इन तमाम अफराद से रब्ता कर रहे हैं जो इन दोनों अफराद से रब्ते में आए। इसी तरह एक मजहबी इज्तिमा मलेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से हुआ और वजह बना और रॉयटर्स के मुताबिक इस इज्तिमा में 16,000 अफराद ने शिरकत की थी। ये वो इज्तिमात हैं जो दुनिया में कोरोना वायरस फैलने के बाद हुए। ज़रा सी बेहतियाती से कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से जो पहली मौत हुई है वो बता रही है कि एक मरीज़ की बेहतियाती कितनी नुकसानदेह है। इस हवाले से रॉयटर्स ने पाकिस्तान में कोरोना से मुतासिर होकर मौत के मुंह में जाने वाले शख्स की कहानी बताई है। रॉयटर्स के मुताबिक जब 50 साला सादत खान 9 मार्च को सऊदी अरब से वतन वापस पहुंचे तो गाँव में उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया। उनके एजाज़ में होने वाली दावत में तकरीबन 2000 लोग शरीक भी हुए और इस प्रोग्राम के ठीक 9 दिन के बाद सादत खान की मौत हो गई। सादत खान पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मरने वाले पहले मरीज बन गए। रॉयटर्स के मुताबिक सादत खान के करीबी अफराद ने बताया कि वो जब एयरपोर्ट पर से उतरे तो पहले से बीमार थे। हालांकि मुल्क में 2 हफ्ते पहले कोरोना वायरस का केस सामने आ चुका था मगर इसके बावजूद एयरपोर्ट हुक्काम ने बीमार होने के बावजूद उनकी स्कैनिंग नहीं की और सिर्फ फॉर्म भरने को कहा। सादत खान ने अपने मेडिकल फॉर्म में कोई बीमारी नहीं लिखी और वो एयरपोर्ट से निकलने में कामयाब हो गए। सादत खान ने 16 मार्च को अपने इलाके के ज़िला अस्पताल से रब्ता किया और बताया कि उन्हें बहुत शदीद खांसी है, बुखार है और सांस लेने में मुश्किलात हैं। डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट किया और उन्हें क्वारंटीन में रहने का मशवरा दिया मगर वो घर चले गए, क्वारंटीन में नहीं गए। घर पर उनकी अहलिया, 3 बेटे जिनमें से 2 शादीशुदा हैं और उनकी बेगमात भी शामिल थी, वो साथ रहती हैं। इसके अलावा 3 बेटियां और 4 पोते उनके घर पर थे। 18 मार्च को कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और फिर उसके बाद उसी दिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने पूरे इलाके को खौफ में जकड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने सैकड़ों अफराद से मुलाकातें की, इसलिए हर शख्स खौफजदा है। अब भी हुकूमत मुसलसल इक़दाम उठा रही है मगर अवाम अब तक पाबंदियों पर अमल नहीं कर रही। मुख्तलिफ शहरों में इस हवाले से क्या सूरत हाल रही, क्या लोग पाबंदी कर रहे हैं, हम एक एक करके जानेंगे। लाहौर से अहमद फराज बताइएगा कि क्या लोगों पर असर हुआ है, लोग पाबंदी कर रहे हैं हुकूमत के लॉकडाउन की? जी शाहजेब, जिस तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में लॉकडाउन का अहकाम दिए गए थे और शहरियों को ये अपील की गई थी कि वो अपने घरों से मत निकलें, लेकिन शहरियों ने, लाहौरियों ने इस अहकाम को हवा में उड़ा दिया और बिल्कुल भी इस पर अमल दरामद नहीं किया। आज दिन भर शहर में ऐसा लगा जैसे आज छुट्टी तो थी लेकिन लोग जो थे वो बाहर निकले हुए थे, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर सफ़र करते रहे। हत्ता कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो रिक्शे थे, जो टैक्सियाँ थी, जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज थी, वो भी चलती रही हैं। उन्होंने भी किराए जो थे ज़्यादा किए हुए थे। इसके साथ साथ शहर में दुकानें तो बंद थी, मुकम्मल कारोबारी मराके जो थे उनको बंद रखा गया था, दफातर बंद थे, लेकिन लोग जो थे वो घरों के बाहर मौजूद थे। लेकिन हमें किसी भी जगह पे पुलिस, ऑपरेशन पुलिस और ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार बिल्कुल नज़र नहीं आए कि जो इन शहरियों को सड़कों पर, इनको रोड पर रोकते, उनको वापस जाने का कमा देते। लोग उसी तरह बाहर आम रोड पर शहरी जो है सड़कें थी वहाँ पर और ख़ास तौर पर गलियों में भी वो बैठे दिखाई दिए।
मैं पेशावर भी जाऊंगा। मुझे पेशावर के इरशाद कुरैशी बताइएगा कि इस वक्त रसूल दावड़ हमारे साथ पेशावर में मौजूद है, वहां पर क्या हाल है? जी शाहजेब, इस वक्त देख सकते हैं ये मेन सदर बाजार है। इस वक्त यहाँ पे गेमी हुआ करती थी, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र हम देख सकते हैं कि इस वक्त गाड़ियों की तादाद भी कम है और आम लोग भी कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब प्रेफर कर रहे हैं और घरों में रह रहे हैं, खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को धो रहे हैं, एहतियाती तदबीर का इस्तेमाल कर। इससे पहले हमने देखा था कि लोग संजीदगी से इस चीज़ को नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि लोग संजीदगी से इस इशू को ले रहे हैं। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि पेशावर के जो मेन सदर रोड है इस पे भी रश न होने के बराबर है। यहाँ मेरे बाएं जाने पे फूड स्ट्रीट है, इसमें इस टाइम भी लोग खाना खाने आते थे, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं कि लोग उसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से भी आज पुलिस की जानिब से ऐलानात किए मुख्तलिफ मसाजिद में आगाही के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके घरों के अंदर ही रहे, क्योंकि इस वायरस के खात्मे का यही एक सलूशन है। इरशाद कुरैशी, रावलपिंडी में लोग सुन रहे हैं इंतजामिया की या नहीं मान रहे हैं? जी शाहजेब साहब, अगर रावलपिंडी की मजबूत सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी के अंदर लॉकडाउन के दौरान जो है तमाम बड़े छोटे तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर जो है बंद हैं। रावलपिंडी में मरी रोड, सदर, कैंट, राजा बाज़ार, इसके अलावा सराफा मार्केट, ये तमाम जो हम देखें बाज़ार बंद है। सवाए शाय खुर्द नोश की बेकरियों की दुकानों के अलावा जो है दुकानें तमाम बंद हैं और शाय खुर्द नोश की दुकानों पर भी हमें रश नज़र आया है। और आज जो है इस पर हमें ज़्यादा अमल दरामद नज़र आया है, लेकिन चूँकि सुबह बारिश थी, मौसम सर्द था, लोग नहीं निकले। लेकिन 3 बजे के बाद हमने देखा कि एक बार फिर जो है शहरी सड़कों पर निकले हैं और मटर गश्त का सिलसिला शुरू हो गया। और वो जो कहा जा रहा है कि क्वारंटाइन में रहे, उसको जो है लोग फॉलो करने के लिए इतने ज़्यादा में तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ जो है पुलिस ने फिर कार्रवाई की थी। गुज़िश्ता रोज़ भी 70 के करीब अपराध को जो है गिरफ्तार किया था, उन पर मुकदमा दर्ज किए थे। और आज जब ये सूरत हाल देखी तो एक बार फिर पुलिस सड़कों पर आई और लोगों को जो है गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू किया, बाजार बंद कराए और जहाँ पर रश था वहाँ पर लोगों को जो है उन्होंने जो है लोगों को मना भी किया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। रावलपिंडी में भी ये हो रहा है कि लोगों को गिरफ्तार कर रही है। हालांकि वज़ीर आज़म तो आज कह रहे थे कि सिर्फ सिंध में ये हो रहा है, पंजाब हुकूमत रावलपिंडी में भी ये कर रही है। नदीम कौसर, कोयटा में इस वक्त क्या सूरत हाल है? कोयटा में जो लॉकडाउन, मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया था महकमा दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से, उसको शुरू हुए तकरीबन 9 से 10 घंटे होने को आ रहे हैं, लेकिन कोयटा में जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। अगरचे दुकानें बंद हैं, बेशतर दुकानें बंद हैं, लेकिन जो दुकानें खुली हुई हैं जिनमें बेकरियां हैं, फार्मेसी की दुकानें, किराने की दुकानें हैं, दूध दही गोश्त वगैरह की दुकानें, ये खुली हुई हैं। लेकिन जो लोग हैं वो अपने घरों में बैठने के लिए यूँ लगता है कि तैयार नहीं हैं। इस वक्त भी कोयटा के जो मनान चौक जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वहाँ जो है गाड़ियों की आमदरफ्त और लोगों की आमदरफ्त लगी हुई है। लोग आ जा रहे हैं, लोग अपने घरों में बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस लॉकडाउन का जो है वो ऐसा यूँ लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की जानिब से जो लग रहा था कि फोर्सेज आएंगी, पाक फ़ौज की आएगी शहर में और वो लोगों को रोकेगी, अगरचे कि पुलिस और FC की जानिब से लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से मना किया जा रहा है, रोका जा रहा है, लेकिन जो है मुकम्मल लॉकडाउन नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि लोग सुन नहीं रहे हैं। और लोगों का सुनना क्यों ज़रूरी है? अपने घर वालों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना वायरस हो गया आपकी इस बेएहतियाती की वजह से, तो हाल क्या होगा और अस्पताल में क्या हाल होगा, क्या उनके लिए कोई सहूलत मौजूद भी होगी या नहीं, ये हक़ाइक़ हम आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान में लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, हुकूमत की बात नहीं मान रहे हैं, मगर उन्हें पता होना चाहिए कि अगर उनकी इस हरकत की वजह से अगर उनको या उनके घर वालों को कोरोना वायरस हो जाता है तो वो कितनी मुश्किल में आ जाएंगे। अमेरिका तक में जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इटली है, उस तक में ना अस्पतालों में जगह बाकी है, ना वेंटिलेटर्स हैं, और पाकिस्तान में तो हाल उनसे बहुत ज़्यादा बुरा है। तो क्या उन्हें अस्पतालों में जगह मिल सकेगी, वेंटिलेटर मिल सकेंगे? ये हम उनके सामने रख देते हैं। डॉक्टर मदिया हाशमी, आप माहिर हैं इंतहाई निगहदाश्त यूनिट और फॉर्मर डायरेक्टर हैं ICU आगा खान हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा तफसील से रिसर्च किया इस पर कि पाकिस्तान में कितनी कैपेसिटी है, अस्पतालों में बेड कितने हैं, वेंटिलेटर कितने हैं। ये जो कोरोना वायरस आया उसके बाद क्या पाकिस्तान निमट सकता है? अगर खुदा ना ख्वास्ता लोग सुन नहीं रहे हैं, उनकी गलती की वजह से ये फैल जाता है पाकिस्तान में बहुत।
आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, बिकॉज़ ये जो कोरोना के केसेस हैं इनमें जो ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड होता है वो फेफड़े होते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता बहुत सवेयर डिजीज़ होती है तो फिर फेफड़े फेल होते हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए आपको वेंटिलेटर्स और आईसीयू की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग हैं क्या। मैंने तकरीबन 2 साल पहले 2018 में सर्वे किया था पूरे पाकिस्तान में आईसीयू रिसोर्सेज का इन टीचिंग हॉस्पिटल्स। सो जो हमारे टीचिंग हॉस्पिटल हैं वो तकरीबन 150 टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, रिकग्नाइज्ड आइदर बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान या पीएमडीसी, और उनमें तकरीबन लगभग 220 आईसीयूज हैं। अब इन आईसीयूज के मिला जुला के बेड्स अबाउट 2000 है, अबाउट 1500 वेंटिलेटर्स हैं। सो ऑल दिस कम्स डाउन टू बी 0.71 बेड्स पर 100,000 पॉपुलेशन। अब इसको आप कंपेयर करें चाइना के साथ जिनके पास 3.6 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन, और ईरान के पास 4.6 हैं, और इटली के पास 12.5 बेड्स हैं पर 100,000 पॉपुलेशन। सो अगर आप इन स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जाएं तो ऑब्वियसली हमारे इंटेंसिव रिसोर्सेज बहुत मिनिमम है, और अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी कि हमारे इंटेंसिव केयर कैपेसिटी हमें बढ़ानी है। और जो अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वेंटिलेटर्स तेज़ी से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में कहीं मिल नहीं रहे हैं, चीन से लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मसला हल हो सकता है? वेंटिलेटर्स की तो ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा हमारे पास जिसकी कमी है वो ट्रेन ह्यूमन रिसोर्स की है। वेंटिलेटर्स तो आप ख़रीद लेंगे, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन उन वेंटिलेटर्स को चलाने के लिए आपको ट्रेन लोग चाहिए। अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग आईसीयू बेड्स हैं 82 बेड्स पे एक बेड ऐसा है जिस पे आपके पास आईसीयू ट्रेंड डॉक्टर जो है काम कर रहा है। अगर आपके ये नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स और नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे तो ये ऑब्वियसली ट्रेनिंग एकदम से तो नहीं हो जाएगी। सो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि ये जो कोविड में जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है इट्स नॉट वेरी सिंपल। इसमें जो फेफड़ों को डैमेज होता है, अगर आप अनट्रेन्ड लोग वेंटिलेटर पे ऐसे पेशेंट्स को डालेंगे तो वो एक्यूट लंग इंजरी जो है वो बेहतर होने के बजाय वो ख़राब हो सकती है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमें अपने बेड्स बढ़ाने हैं इस इमरजेंसी पैंडेमिक को डील करने के लिए, हमें वेंटिलेटर्स भी और चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना पड़ेगा अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें इनका नंबर भी साथ लेके चलना है। और डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ की, उसमें आपके ख्याल में ये बेस्ट ऑप्शन है जो लॉकडाउन की तरफ हुकूमतें गई हैं, या आपके ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत और सूबे में इख्तलाफ पाया जाता है, बट लग रहा है कि अल्टीमेटली हम जा रहे हैं लॉकडाउन की तरफ। जी, ये जो लॉकडाउन है ये तो एक साइंटिफिक टर्म है, फ्लैटन द कर्व। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एंड आई एम रियली हैप्पी कि गवर्नमेंट बोथ प्रोविंशियल फेडरल दे आर डूइंग दिस क्लैम्प डाउन, बिकॉज अगर एकदम से पैंडेमिक में नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ता है तो वो तो डेवलप्ड कंट्रीज भी उससे कोप नहीं कर सकती। तो एक जो सबसे हमारा जो इस वक्त हमें नज़र भी आ रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का कहा जा रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप जो हॉस्पिटल तक पहुंच पाएंगे उनका इलाज तो बात की बात है, लेकिन पहले अगर आपने नंबर्स इतना ज़्यादा फ्लड हो गया तो वो तो कोई भी हेल्थ सिस्टम कोप नहीं कर सकता। तो ये तो बहुत इफेक्टिव मेजर है कि आपने लोगों को दूर एक दूसरे से किया है ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना। और अभी जो हमारे सूरत हाल है, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं इसको तो फिर हमारा हेल्थ सिस्टम साथ साथ हम बिल्ड कर रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे वेंटिलेटर्स ले रही है, बेड्स ले रही है, डॉक्टर्स ट्रेनिंग शुरू कर दें अपनी, तो खुदा ना खास्ता अगर नंबर बढ़ता है तो वील बी एबल टू मैनेज दैट। बहुत शुक्रिया। इसलिए लोगों के लिए लाजमी है एहतियात करें, हाल देख लें कि ना पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद होंगी फिर, और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आपके घर वालों को भी। एक बड़ी अहम बात आज हुई, वज़ीर आज़म जब एंकर से बात कर रहे थे, वैसे ही हुकूमत पर तनकीद होती है कि इनका फोकस काम पर नहीं है, मीडिया को कैसे टारगेट करना है, अपोजिशन को कैसे टारगेट करना है, इस तरफ फोकस होता है। ये बात आज रऊफ क्लासरा साहब की तरफ से की भी गई, वज़ीर आज़म ने क्या जवाब दिया?
अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफ़ा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं। बहरहाल दैन आपका शुक्रिया। दिन भी अपने उसमें तकरीर में कहा कि 15 जनवरी से आपको पता था, 2 महीने हो गए हैं, हमें इस 2 महीने पे कहीं पे कोई हुकूमत की कोई तैयारी नज़र नहीं आई, कोई एमरजेंसी स्टेप्स नज़र नहीं आए, कहीं पे कोई हलचो नज़र नहीं आई, और हम इंतज़ार करते रहे जब तक पूरी दुनिया जो है खुदा न खासा वो लॉकडाउन पे जाएगी, वो कर्फ्यू पे जाएगी, वो सप्लाईज़ पे जाएगी, हम फिर ही करेंगे। तो वो जो 2 महीने थे, विद ड्यू अपॉलॉजी, हमें लगा कि शायद आप मीडिया पे नाराज़ थे, आप मीडिया के खिलाफ ये कवानीन बनाते रहे, आपके कैबिनेट के हर एजेंडे में यही रहा। मैं थोड़ा सा कमेंट करने की मैम इजाज़त दे दें, प्राइम मिनिस्टर सुनते होते हैं, वो पहले भी सुनते थे, आप भी बड़ा सुनते हैं। तो मीडिया को टाइट करने के लिए लाज लाए गए। इसके बाद मीर शकील रहमान साहब को हमने देखा कि वो भी आपके जहन में था कि हमें उनको गिरफ्तार करना है। इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं लोगों की कि जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता ये उसमें है, आपकी एक मीडिया के साथ लड़ाई है, आपकी सियासतदानों की तो चलो वो जेन्युइन है, वो बनती है। आप ये सारी जो चीज़ें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूँ। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आज़ादी है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल या गर्मियाँ वहाँ गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहाँ एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहाँ लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगी। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें, बात करें कोरोना की। मीडिया की बिल्कुल बात नहीं करते, रहने दें, फ़ायदा ही कोई नहीं। मीर शकील को भी रहने दें, पैमरा की भी बात नहीं करते, वो भी जो कर रहा है नहीं। एक मिनट साहब, बात सुनो। देखें, इस मीडिया टॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी ख़त्म कर देते हैं मीडिया टॉक। क्योंकि देखें इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुनो, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहाँ मैं और एजेंडाज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहता। पता है आप नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूँ कि ज़रूरत कोई नहीं है उसकी बात करने की, और ये एजेंडा भी नहीं है ज़ाहिर है। लेकिन चूँकि रऊफ़ ने बात की तो ये एक वो अजीब सा लगता है, क्योंकि हम भी आपके साथ इसी कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, इसी जिससे मैं भी आप खुश नहीं होंगे कि मैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन ये आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है, हम सारों का मुल्क है। सवाल हुआ और वज़ीर आज़म को बुरा लग गया। और वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि वो मगरिब को ज़ाहिर सबसे ज़्यादा समझते हैं, बकौल उनके, उन्होंने सबसे ज़्यादा गर्मियाँ गुजारी हैं, इसलिए मगरबी जमहूरियत को भी सबसे ज़्यादा समझते हैं। इतनी मीडिया की आज़ादी वहाँ भी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। तो जिस मगरबी जमहूरियत को वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, वहाँ क्या ये हो सकता है कि एक दिन आप चैनल के एडिटर इन चीफ को गिरफ्तार करें, अगले दिन केबल ऑपरेटर्स को पैमरा से कॉलें करा के चैनल को बंद कराएं, उसके अगले दिन चैनल को पैमरा के ज़रिए मुतादिद नोटिस भिजवाएँ और फिर अदालत चैनल को जाना पड़े और अदालत को कहना पड़े कि चैनल को खोला जाए। ये किसी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है कि आप इल्ज़ाम तो लगाएं कि मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़ मेरे पास सारे सबूत हैं कि इन्होंने किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरीके से ये सारे के सारे कारोबार करते थे, फंडिंग लेते थे, मगर फिर मुकदमा करें 34 साल पुरानी एक प्राइवेट ट्रांजेक्शन का और फिर उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करा दिया जाए। ये कौन सी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है कि चेयरमैन नैब की मुबैना वीडियो आए, आप खुद कहें कि आप तहकीकात कराएंगे, फिर जब तहकीकात का सवाल उठे तो आप पैमरा के ज़रिए नोटिस भिजवाएं कि आपने ये सवाल उठाकर दरअसल मुल्क से बगावत की है। ये कौन सी मगरबी जमहूरियत में हो सकता है? क्योंकि वज़ीर आज़म जो मगरबी जमहूरियत को खुद जानते हैं, इसलिए वही इसका जवाब दे सकते हैं। गाजी, अल्लाह हाफ़िज़।